नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जहां आरा जैदी, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का विषय है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले संज्ञा के बारे में बताना चाहूँगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो मात्र या केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, बल्कि उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण रूप में इसके अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 गुणवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी या कोई वस्तु इत्यादि। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है। पहाड़ कहने से सभी पहाड़ों का बोध होता है, अर्थात नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है, अर्थात वस्तु कहने से वस्तुओं का जातिबद्ध प्रयोग हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम गांधी जी कहने मात्र से नशा, गंगा कहने मात्र से तथा गंगा कहने मात्र से नदी का बोध होता है। काशी कहने मात्र से एक नगरी का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम श्याम, हरि, सुरेश, रीता, गीता, मोहन इत्यादि। दिशाओं के नाम उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण इत्यादि। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका इत्यादि। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, जापानी इत्यादि। नदी समुद्र के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा इत्यादि। समुद्र के नाम काला सागर, हिंद सागर। पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमाचल, अलकनंदा इत्यादि। नगरों, चौकों के नाम गया, अशोक रोड इत्यादि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत, हल्दी घाटी इत्यादि। अब आइए आप लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता पर प्रकाश डालें। देवनागरी लिपि में एक ऐसी क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा बाद में संयुक्त स्वर। उसी प्रकार पहले असंयुक्त व्यंजन, बाद में संयुक्त व्यंजन, इस तरह का क्रम है। जैसे व्यंजनों में भी अल्प प्राण के बाद उसी ध्वनि का महाप्राण रूप संघोष, अघोष इत्यादि का क्रम इसमें दिखाई देता है। इस प्रकार रोमन लिपि में कोई क्रम इस प्रकार का नहीं होता है और न ही उर्दू लिपि में। वर्णमाला की पूर्णतः एवं संपन्नता। देवनागरी लिपि में
52 वर्ण होते हैं। इतने अधिक वर्णों में संख्या विश्व की किसी अन्य लिपियों में नहीं होती। रोमन लिपि में 26 वर्ण होते हैं, 12 मूल स्वर तथा 14 व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी में कुल स्वर ध्वनियाँ 21 ध्वनि चिन्ह हैं। ठीक यही स्थिति व्यंजनों की भी है तथा अन्य भाषाओं को व्यक्त करने में यह लिपि अक्षम साबित होती है। हिंदी के स, च, ड़, ध, त, श के लिए रोमन लिपियों में कोई ध्वनि चिन्ह नहीं है। भारतीय हलंत व्यंजनों रोमन लिपियों में व्याप्त ही नहीं किए जा सकते हैं। देवनागरी लिपि में एक ही ऐसी लिपि है जिसमें लगभग सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह हैं। इसी प्रकार देवनागरी लिपि अपने आप में ही पूर्ण रूप से संपन्न लिपि कहलाती है। उच्चारण और लेखन में एक रूपता। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में एक रूपता होती है जो न तो रोमन लिपि में होती है और न ही उर्दू लिपि में। उच्चारण के लिए देवनागरी में लिखी कर्म, क्रम और करम शब्दों का उच्चारण उर्दू लिपि में इन्हीं शब्दों को लिखने पर उच्चारण में अंतर आ जाता है। उर्दू लिपि में संयुक्त अक्षर लिखना कठिन है। रोमन लिपि में तो स्थिति बड़ी पेचीदा घुमावदार है। लिखा जाता है कि PUT उच्चारण होता है पुट। उसी रूप में उच्चारण वह नहीं लिखना होता है। उसमें लिखने को अलग है, पढ़ने को अलग है। हिंदी में ये कठिनाई नहीं होती है। रोमन लिपि जब जोड़कर लिखी जाती है तब उन शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग समझना कठिन हो जाता है। जैसे डॉक्टरों द्वारा लिख कर दी जाने वाली चिट्ठियाँ होती हैं, जो या तो वह पढ़ सकता है या दूसरे से पढ़ा सकता है या तीसरे दुकानदार से पढ़ा सकता है, अन्यथा वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। उर्दू लिपि में मूल रूप से हरफ अलग होता है और उसे जोड़कर लिखते समय उसका रूप कुछ अलग हो जाता है। व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि रोमन लिपि में कक्कड़, मुद्रक, दूर मुद्रक इत्यादि की बहुविधि आंतरिक सुविधाओं उपलब्ध होने के कारण बहुत से विद्वान इसका जोरदार समर्थन करते हैं। लेकिन आज ही नहीं, सभी सुविधाएं देवनागरी लिपि में उपलब्ध रही हैं। अंत में कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि पारिवारिक स्वरूप इस तरह का बनाया गया है कि संसार की किसी भी भाषा को इसके माध्यम से लिखा जा सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।